हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाउंड्री स्टोरीज में। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं क्रिकेट की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट शफीक साहब और कैमरामैन असद साहब और मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। तो शफीक, कल हमने बात की थी एमसीजी के पिच के रिपोर्ट के बारे में और आज ही 20 विकेट एक ही दिन में गिरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये टिपिकल मेलबर्न सरफेस है? देखिए कल हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था जो कि जैसे कि पिच क्रिएटर ने कहा कि उसमें पिच पे कुछ घास वो छोड़ रहे हैं और ऑलरेडी स्मिथ ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं स्पिनर नहीं खिलाऊंगा। तो बहुत सारे से ये तो इंडिकेटिव था कि पिच 5 बॉलों को रिप्रेजेंट करेगा, मगर इतना ज्यादा फेवरेबल होगा। ये कोई इवेंट कॉन्टेस्ट नहीं हुआ आज का जो गेम था। अगर आप देखो तो बैट्समैन के लिए कोई रूम नहीं था कि वो बैट्समैन अच्छा शॉट खेल सके। अच्छे शॉट में ही बैट्समैन आउट हो रहे थे और इसे आप टिपिकल मेलबर्न ग्राउंड का पिच नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से ये मोर ऑफ द पर्थ और ब्रिस्बेन के जैसा पिच बनाया गया था यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, उनका होम ग्राउंड है तो अपने होम ग्राउंड को, अपने होम टीम के स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए वो ये काम को अंजाम दिए होंगे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो फैसला तो बहुत बढ़िया था, बट देखिए स्टार्टिंग स्पेल जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अहम होता है। बैटन कास्ट को मैंने देखा स्टार्टिंग के स्पेल में थोड़ा वेवर्ड थे। देखिए 5 से 6 ओवर में विकेट नहीं गिरे। अगर आप वही कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया तो कंपेयर कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, ये बात सही है। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया को स्टार्टिंग के 4-5 ओवर में ही 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने चटकाए थे। और मेरे ख्याल से बैटन कास्ट को हमने देखा कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा वेवर्ड रहे, तो थोड़ा सा बैट्समैन को वहाँ शेड्यूल का टाइम मिला, तभी भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। बट मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक चौथा पेसर मैथ्यू पॉट जो उनके रिजर्व में है, उनको खिलाना चाहिए था। अगर वो खेलते तो मामला कुछ और होता शायद। देखिए छोटा इस तरीके के इनकाउंटर में जहां 2 से 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, वहां 10 से 20 रन की बहुत वैल्यू होती है। तो मेरे ख्याल से एक विल जैक्स को खिलाना, उसके जगह अगर मैथ्यू पॉट उनके जेन्युइन 5 बॉलर रहते तो कुछ और, मेरे ख्याल से ये 152 पे स्कोर शायद 130 के आसपास लिमिट था। तो वो जो लीड है ऑस्ट्रेलिया 46 रन के लिए भी, वो शायद अभी 26 के आसपास होता। आज के मैच में जॉश टंग के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, क्या कारगर हुआ उनके लिए? सही लाइन लेंथ या फिर सही कंडीशन? देखिए जॉश टंग एक बहुत अच्छे बॉलर है और जहां तक मैं समझता हूँ कि आज का जो कंडीशन था, इस पे आपको अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है, विकेट अपने आप मिलेगा। क्योंकि ये पिच थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ हरकत कर रही थी। बॉल निप कर रहा था, बॉल दो साइड ही बॉल सीम कर रहा था, स्विंग था बॉल में, क्योंकि कूलर टेम्परेचर था वहां पे एमसीजी में। और जो फोरकास्ट देख रहा हूँ मैं आजकल पर, तो 3 दिन तक ये कूल रहेगा। तो सीम तो बहुत दिन तक हाँ जी हाँ, तो कूल रहता है टेम्परेचर, हल्का हल्का ओवरकास्ट भी होता है, तो स्विंग तो बहुत जेन्युइन होना ही होना है। अब माइकल नेसर को हमने देखा भी, वो साइड स्विंग करा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा, मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन कहते बोला। जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ऑल पेस अटैक के साथ आई। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के पेस अटैक और ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में क्या फर्क लगा आपको? देखिए इंग्लैंड का पेस पाउस करना भाई तो पाउस काट दिया जाएगा। जैसा कि आपने कल के वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया ऑल पेस अटैक के साथ आई, आपको क्या लगता है इंग्लैंड के पेस अटैक और ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में क्या फर्क लगा आपको? देखिए मैं अभी इस बात को कहा कि ऑलरेडी इंग्लैंड एक पेसर को तो मिस कर रहा था, बट क्योंकि बहुत कटेल मैच था, 35 से 45 ओवर में गेम खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ा। बट मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि छोटे इनकाउंटर्स में जहाँ पे रन नहीं बनते, जहाँ पे पिच बहुत हार्ड होता है बैटिंग के लिए, वहाँ 10 से 20 रन 30 रन का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। शायद फोर्थ स्पिनर की जगह उनके पास 4 जेन्युइन पेसर रहता, तो शायद इस विकेट में, देखिए इस विकेट में जोफ्रा आर्चर का होना, मार्क वुड का होना, जो ये लोग दोनों नहीं खेल रहे, तो और एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता। हमने देखा है पर्थ में पहले ओवर में जैसे कि वेदरडेल को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, तो स्टार्टिंग से एक मानसिक तनाव जो है, प्रेशर जो है, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहता, तो शायद ये रन उतना भी नहीं आ पाता। हाँ। इस तरह के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छी गेंदबाजी हुई है, क्या दोनों तरफ से पैनिक विकेट भी गिर गए? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छी गेंदबाजी, अगर कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है तो आपको सिर्फ सही लाइन लेते हैं, बॉल डालना है, बॉल बाकी अपना काम करेगा। और रहा बात पैनिक विकेट का, तो बैट्समैन को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये रहता है कि विकेट हरकत कर रही है तो मैं आउट हो सकता हूँ, एट एनी टाइम मैं आउट हो सकता हूँ। तो
आप कह सकते हैं कॉम्बाइंड दोनों ही चीज है, बट इस तरीके का विकेट में हम अक्सर देखते हैं कि बैट और बॉल में कंपटीशन इवन रहता नहीं है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि 20 विकेट तो शायद बहुत ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से पिच भी आईसीसी को एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जब इस तरीके से पिच बनते हैं तो ऑलरेडी बहुत क्रिटिसाइज होता है। हमने तो फॉक्स क्रिकेट को और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूब चैनल को या फिर फेसबुक हैंडल को मैंने देखा है कई बार क्रिटिसाइज करते हुए कि इंडिया में पहले दिन में 10 विकेट गिर गए, 12 विकेट गिर गए। आज आपके पहले डे में आपका पिच पे अगर 20 विकेट गिरता है तो आप उसको अलग तरीके से दिखाते हैं, आप लाइवली पिच बोल रहे हो, तो ये चीज को आईसीसी जरूर कंसिडर करेगी मेरे हिसाब से। इंग्लैंड 110 पर ऑल आउट हुआ, क्या यह फिर बेसबॉल का नतीजा था? देखिए शायद जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के पानी में देखा, बीच में उस्मान ख्वाजा ने, एलेक्स कैरिन ने थोड़ा सा ग्रेटनेस दिखाया, थोड़ा सा पिच में रहने का जद्दोजहद था उनका। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं था। कुछ शॉट बहुत जेन्युइन थे, कुछ विकेट बहुत जेन्युइन थे, कुछ अननेसेसरी थे। उनका बेसबॉल मेथड तो वर्क नहीं कर रहा है उनको। और इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड ये कंडीशन इंग्लैंड के लिए बहुत खराब भी नहीं था। इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों पे ऑस्ट्रेलिया में पेस और बाउंस ज्यादा होता है, बट स्विंगिंग कंडीशन इंग्लैंड में भी ज्यादा होता है। बट हुआ क्या है जो मैं देख पा रहा हूँ आने वाले 3-4 साल, पिछले 3-4 सालों में, कि बेसबॉल को प्रमोट करने के लिए इंग्लैंड आजकल पिचेस बना रही है बहुत फ्लैट। तो उनको ये स्विंग की जो आदत है ना वो हट गई। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में हाल ही में हमने देखा कि मतलब अभी तो थोड़ा इम्प्रूव कर चुके हैं क्योंकि डोमेस्टिक एरिना के प्लेयर्स आ रहे हैं। बट हमने देखा था कि आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो इंडिया अपने सरफेस में, अपने होम ग्राउंड में स्पिन अच्छा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपना होम एडवांटेज और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरा बनाते हैं तो आप फिर फर्दर बाहर एक कंडीशन में जाकर अच्छा नहीं खेल पाइएगा। ये बहुत ऑब्वियस चीज है। ऑस्ट्रेलिया भी 152 रन पे ऑल आउट हो गई। आपको क्या लगता है इंग्लैंड के बॉलर्स ने क्या बढ़िया किया पहले इनिंग्स में? ऑस्ट्रेलिया को क्या सीख लेना चाहिए अब जो आने वाली बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग्स में इन लोगों की है? देखिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो 152 में मेरे ख्याल से भी ऑल आउट हुए। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा ना आपने? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हाँ, तो देखिए बॉलिंग तो मैंने आपको बता चुका हूँ। बॉलिंग में इस तरीके के पिच में आपको सिर्फ बॉल को सही एरिया में डालना पड़ता है और बाकी बॉल अपना काम खुद करता है मेरे ख्याल से। और ये बॉलर फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ बैट्समैन को ज्यादा प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है बनस्बत की बॉलर को दोनों ही साइड में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को एक हाथ ऊपर मैं आंकता हूँ क्योंकि उनके पास जेन्युइन पेसर्स है और एक्सपीरियंस है। स्टार्क हो, बोलैंड हो, ये दोनों के पास एक्सपीरियंस है। और क्योंकि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं तो मेरे ख्याल से, और मार्क वुड का नहीं होना और आर्चर का नहीं होना, तो इंग्लैंड का पेस अटैक अब भी बहुत यंग है किसी भी चीज को एडजस्ट करने में, किसी भी सिचुएशन को, कंडीशन को एडजस्ट करने में। पर तब भी मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने अच्छा बॉलिंग किया। और ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड की बॉलिंग में फर्क यही था कि फ्रॉम द वर्ड गो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो स्पॉट ऑन थी। और देखा आप 8 रन पे 3 विकेट, 16 रन पे 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गिरा दिया अर्ली फेज में। तो आपके पास साइकोलॉजिकल बैरियर पहले लग गया कि अब मैं कैसे स्कोर करूं। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इस विकेट पे क्या बेटर स्कोरिंग ऑप्शन रह सकता था जो कि हुआ नहीं? देखिए इस विकेट पे हमने देखा उस्मान ख्वाजा को, एलेक्स कैरी को, दोनों अच्छे फॉर्म में है, थोड़ी ग्रेटिनेस थी। बट आप इस विकेट पे डिफेंस नहीं कर सकते बार बार। आप बार बार डिफेंस करोगे, आप रन स्कोर नहीं करोगे तो एक ऐसा बॉल आएगा जिसपे आपका नाम लिखा रहेगा, वो विकेट आपको खोना ही खोना है। इस विकेट पे आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज खोजते रहना है क्योंकि स्विंगिंग विकेट है, सीम विकेट है, ज्यादातर बॉलर अभी पिच करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अटैकिंग बैट्समैन का ज्यादा अच्छा रोल है यहाँ पे। रिस्क लेना है, अटैक करना है, क्योंकि आप डिफेंस करते रहो, एक आध बॉल ऐसी गिरेगी। देखिए बैट्समैन के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है आउट होने के लिए, बॉलर के पास हर ओवर में 6 बॉल होती है। अगर आप छक्का भी उसे मार दो तो अगला बॉल के पास बॉल रहता है आपका विकेट गिराने का। तो स्कोरिंग ऑप्शन अटैकिंग ही रहेगा। कभी भी ये बॉलर ओरिएंटेड विकेट है तो बॉलर को ज्यादा फेवर है इससे। आज के दिन का ऐसा कौन सा पैसेज था जो इस टेस्ट मैच के लिए निर्णायक हो सकता है? जॉश टंग का फाइफर या ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी? ऑस्ट्रेलिया टीम घातक गेंदबाजी। देखिए ये फाइफर को आप कैसे देखते हैं? फाइफर तो देखिए आपका कंडीशन आपके सपोर्ट में था, आपने पहले बॉलिंग किया, आपने अपने कैप्टन का स्टेटमेंट को सही प्रूफ किया।
बट मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बंडल में विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था। अगर जैसे कि हैरी ब्रूक ही खेल रहे थे, अगर हैरी ब्रूक और 10 ओवर और खेल जाते तो शायद ये लीड जो है वो, ये ट्रायल जो है वो लीड पे कन्वर्ट हो जाता। बट ऑस्ट्रेलिया क्योंकि स्पॉट ऑन था, क्योंकि उनके पास 4 जेन्युइन पेसर्स थे, उन्होंने 5वां ऑप्शन का चुनाव किया ही नहीं। हमने देखा कि आप विल जैक्स को खिला रहे हो इंग्लैंड की तरफ से, वो आपके लिए ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, और आप ब्रेन स्टोक्स को बॉलिंग करके ला रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है विल जैक्स का इस पिच में कुछ काम होना नहीं है। सही है, तो आप उसे खिलाए क्यों? आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखना था, तो आप जेन्युइन बैट्समैन रख लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके पास 4 जेन्युइन पेसर्स थे, उनका 5वां जो बॉलिंग ऑप्शन था वो भी एक सीमिंग ऑप्शन था, कैमरन ग्रीन, और लास्ट विकेट उन्होंने चटकाया। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का जो घातक गेंदबाजी था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट लिया और विकेट का सिलसिला चलता रहा, हैरी ब्रूक का काउंटर अटैक आया बीच में, बेन स्टोक्स थोड़ा सा एक एंड संभाल लेते, हैरी ब्रूक काउंटर अटैक कर लेते, बट यही इस पिच का, इस कंडीशन का यही एक तोड़ है। और मैं समझता हूँ कि कल भी ट्रेविस हेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनके तरफ से ट्रेविस हेड एक ऐसे हैं जो कि अटैक करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका अगर टिक जाना तो इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों को बताइए, कल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन को ध्यान में रखते हुए? देखिए, आज जैसा पिच बिहेव किया, मैं अभी मैं कुछ देर पहले ही एलिस्टर कुक का ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कल पिच फ्लैट हो जाता है तो ठीक है, अगर कल भी पिच ऐसा ही रहा, जो कि उम्मीद है कि रहेगा, तो ये एक इवेंट कॉन्टेस्ट नहीं रहेगा। तो कल के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि मेरा जो अपना जो मेरा ये मानना है कि शायद कल के दिन ही या फिर अर्ली सेशन डे 3 का ये गेम खत्म होता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि पिच अभी फ्लैट होगा नहीं। पिच फ्लैट होने से रहा, और जिस तरीके का एमसीजी का क्राउड है और एक साइकोलॉजिकल बैरियर इंग्लैंड के ऊपर ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच 4-0 पे ही समाप्त होगा। और बहुत चांसेस है, जैसे कि हम लोग आगे भी देख चुके हैं सीरीज में, 2 दिन में गेम खत्म हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके की बैटिंग अप्रोच रही है, इंग्लैंड देखिए अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है, अपने बबल से बाहर निकला नहीं है। उसको ये समझना पड़ेगा कि बेसबॉल आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आपको बेसबॉल को हटा करके आपको दूसरा विकल्प देखना है। आपको अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल आपको खेलना है। आप बेसबॉल तरीके से, आपको सीधी बॉल, हिट द बॉल, ये टेक्निक वनडे पे चल जाएगा, टी20 पे चल जाएगा। रेड बॉल पे ये टेक्निक बहुत रेयर है चलना। तो कहीं ना कहीं अगर कल 2 दिन में ही मैच खत्म होता है, तो इसमें ट्रेविस हेड और हैरी ब्रूक दोनों ही तरफ से, इन दोनों का बल्लेबाजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोनों में से कोई भी एक बैट्समैन अगर अपनी टीम के लिए टिक गया, तो वो टीम को अपर हैंड कल मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों में से किसी ने पूछा है, कल कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट हो रहेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के नजरिए से? जब भी मैंने कहा आपको ना, कल मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड, मैं मानता हूँ एलिस कैरी भी अच्छे फॉर्म में है, उनको भी हिटिंग है, हार्ड हिटिंग की टेक्नोलॉजी एबिलिटीज है उनमें। बट ट्रेविस हेड, क्योंकि आज आपने देखा जब नाइट वॉचमैन के तौर पर स्कॉट बैलेंड है, तो वो ट्रेविस हेड के साथ ही उतरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये माइंडसेट है कि कल उनको वेट नहीं करना है, कल पहला बॉल का स्ट्राइक लेंगे ट्रेविस हेड, और वो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत गया। देखिए, एक क्विक फायर 30-40 रन इस पिच में एक सेंचुरी के बराबर है, क्योंकि ये आप 30-40 रन अपनी टीम में ऐड करोगे, तो वो ऑलरेडी अभी स्कोर देखोगे 4 पर नो लॉस नहीं है, मेरे ख्याल से 46 पर नो लॉस है, क्योंकि ऑलरेडी आप 42 रन और लीड पे हैं। तो कल का दिन ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम बल्लेबाज है, और इंग्लैंड के लिए वहीं पे इंग्लैंड के जो सभी प्लेयर बेसबॉल अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि कल कैप्टन को खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर मेरे ख्याल से कल जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक पे हम लोगों का ज्यादा तवज्जो रहेगा। कल देखते हैं हैरी ब्रूक क्या करते हैं। तो चलिए शफीक सर, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइस, आप लोग कल का मैच देखना ना भूले। आज का मैच बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ। दोनों टीमें दोनों टीमों की विकेट पूरी ऑलरेडी गिर चुकी है, और एक पैरिस चल ही रहा है। तो आप कल का मैच बिल्कुल देखें। चलिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।